मैं डॉक्टर एस तिवारी, चंद्रपाल डटसेना गवर्नमेंट कॉलेज पिथौरा, आप सभी प्रिय छात्र छात्राओं एवं श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आंग्ल मराठा संबंधों के विषय में हम चर्चा कर रहे थे। प्रथम वीडियो में हमने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की परिस्थितियों का मूल्यांकन किया था। आज हम देखेंगे द्वितीय मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध। सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि पर विचार करेंगे। उसके पश्चात कौन कौन से कारण जिम्मेदार थे इस युद्ध के लिए, कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार थीं, उस पर हम चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद बेसिन की संधि पेशवा ने किस प्रकार से की, किस प्रकार से मराठों के बीच, मराठा सरदारों के बीच कलह प्रारंभ हो गई, जिसमें मुख्य रूप से सिंधिया, होलकर और पेशवा सम्मिलित थे। भोंसले भी इसमें सम्मिलित होते रहे, गायकवाड़ तटस्थ बना रहा। इस तरह इनका आंतरिक संघर्ष किस प्रकार से चला और किस प्रकार से पेशवा ने अंग्रेज़ों से मदद मांगी, सहायक संधि की। उसके बाद सिंधिया और होलकर ने संघर्ष किया था। इसमें मुख्य रूप से सिंधिया और भोंसले के संघर्ष द्वितीय मराठा युद्ध में चर्चा करेंगे। होलकर का संघर्ष अगले युद्ध के रूप में, तृतीय युद्ध के रूप में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद मराठा सरदारों के परास्त होने के बाद देवगांव की संधि भोंसले के द्वारा और सुरजी अर्जुन गांव की संधि सिंधिया के द्वारा किस प्रकार की गई, और अंत में द्वितीय मराठा युद्ध का मूल्यांकन भी, संक्षिप्त मूल्यांकन आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध पृष्ठभूमि देखेंगे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात हुई सालबाई की संधि के कुछ दिनों तक अंग्रेजों और मराठों के संबंध सामान्य बने रहे, किंतु 1798 में लॉर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल होकर भारत पहुंचा। उसकी साम्राज्यवादी नीति ने आंग्ल मराठा संबंधों को अवश्यंभावी बना दिया। लॉर्ड वेलेजली मराठों की शक्ति को कंपनी के लिए घातक समझता था। यद्यपि माधवराव पेशवा की मृत्यु के पश्चात पेशवा की शक्ति कमजोर हो गई थी तथा मराठा संघ में आंतरिक विग्रह प्रारंभ हो चुका था। इस समय पेशवा बाजीराव द्वितीय अयोग्य था, दुर्बल था, किंतु मराठा सरदार सिंधिया, भोसले, होलकर और गायकवाड़ शक्तिशाली थे। इनमें से गायकवाड़ मात्र अंग्रेजों के प्रति तटस्थ नीति का पालन करता रहा, जबकि अन्य तीनों मराठा सरदार अंग्रेजों के खिलाफ शत्रुता का भाव रखते थे। दौलतराव सिंधिया की राज्य की सीमाएं यमुना और चंबल से लेकर दक्षिण में तुंगभद्रा नदी तक फैली हुई थी। मुगल बादशाह शाह आलम पूर्णतया उसके प्रभाव में था और दिल्ली की राजनीति उसके अधिकार में थी। मराठा सरदार महत्वाकांक्षी थे, शक्तिशाली भी थे। जसवंतराव होलकर की राजधानी इंदौर थी, वह भी शक्तिशाली था और सर्वाधिक महत्वाकांक्षी था। सिंधिया के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा और संघर्ष चलता रहता था। भोंसले वंश के राज्य की सीमाएं नागपुर से कटक, उड़ीसा तक फैली हुई थीं। इस तरह से सभी मराठा सरदार शक्तिशाली थे, क्षमतावान थे। यदि एक होकर लड़ते तो अंग्रेज़ों को परास्त करने में सक्षम थे। इस तरह की मराठों की स्थिति थी। अब हम देखेंगे आंग्ल मराठा संघर्ष किस तरह से शुरू हुआ। इसमें पहली बात थी वेलेजली की साम्राज्यवादी नीति। आप सभी परिचित हैं, वेलेजली घोर साम्राज्यवादी व्यक्ति था। इसी ने सहायक संधि की नीति अपनाई थी। इसके बाद फिर उसी प्रकार की हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाई गई, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः 1857 में क्रांति की घटना हमारे देश में हुई थी। लगातार विरोध इनका बढ़ता जा रहा था। तो यह घोर साम्राज्यवादी व्यक्ति था और जैसे ही ये भारत पहुंचा, इसने ध्यान देना शुरू किया। सबसे पहले उसका ध्यान टीपू की ओर गया, क्योंकि अंतिम पराजय उसको देना शेष थी। इसलिए पहले उसने निजाम और मराठों को अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया और कम से कम इतना तो अवश्य वो करना चाहता था कि ये शक्तियाँ एक न हो जाएं, और उसमें वह सफल रहा था। टीपू की ओर ध्यान देने के बाद प्रमुख शक्ति के रूप में मराठे थे। निजाम कमज़ोर पड़ चुका था, इसलिए मराठों की ओर उसका ध्यान गया। इसी समय दूसरा कारण विद्यमान हुआ। नाना फडणवीस, जो कि एक योग्य मराठा सरदार थे, योग्य नेता थे, उसकी मृत्यु सन 1800 में हो गई थी। उसके साथ ही अन्य योग्य मराठा सरदार भी अब जीवित नहीं रहे, जो मराठों को एक करके रखने की शक्ति रखते थे। विशेषकर नाना फडणवीस इस कार्य में बहुत दक्ष थे। उन्होंने अलग अलग बड़े बड़े मराठा सरदारों को एक करके रखने में सफलता प्राप्त की थी, किंतु उनकी मृत्यु के बाद खींचतान की स्थिति
षड्यंत्र की स्थिति मराठा दरबार में शुरू हो गई और एक एक करके मराठा शक्ति बिखर गई। पेशवा भी अयोग्य था। इसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय दुर्बल एवं स्वयं षड्यंत्रकारी था। उसमें मराठों के नेतृत्व करने की क्षमता नहीं थी। वह इतना अयोग्य था कि स्वयं होकर उसने अंग्रेजों से अपने ही मराठा सरदारों के खिलाफ सहयोग की मांग की। अपने देश को बेचने का काम उसके द्वारा किया गया। इस तरह मराठों की जो राष्ट्रभक्ति थी उसको उसने तार तार कर दिया था। तो पेशवा अयोग्य था। उसकी अयोग्यता के कारण यह युद्ध हुआ, क्योंकि उसने अंग्रेजों की सहायता मांगी। पेशवा द्वारा अंग्रेजों से संधि। पेशवा बाजीराव द्वितीय के द्वारा होलकर से पराजित होने के पश्चात उसके खिलाफ अंग्रेजों से मदद की मांग की तथा उसके साथ सहायक संधि अंग्रेजों के साथ उसने संपन्न की। इस तरह अपने ही मराठा सरदारों के खिलाफ उसने अंग्रेजों से मदद लेकर पेशवा का पद तथा पूना दरबार में अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया। यद्यपि इसमें वह सफल हो गया, किंतु उसने एक तरह से कहा जाए देश को या मराठा राज्य को बेच दिया, ऐसी स्थिति थी। बाद में उसे स्वयं भी इस बात को लेकर के ग्लानि हुई और वह अंग्रेजों का विरोधी हो गया, किंतु उसने मराठों को कमज़ोर करने का और उनके अधिकार को बढ़ाने का काम अवश्य किया। सेना में फ्रांसीसी अधिकारियों की नियुक्ति। स्वाभाविक रूप से आप इस बात से परिचित होंगे कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में यूरोप में तनाव था। दोनों एक दूसरे के विरोधी देश और विरोधी जातियां थीं। भारत में भी उनका संघर्ष हो चुका था। मराठा सरदारों के द्वारा विशेषकर सिंधिया और होलकर ने फ्रांसीसी सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति अपने सेना में की तथा यूरोपीय ढंग से अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने का काम किया था। अंग्रेज इस बात से परिचित थे और वो जानते थे कि जो भी फ्रांसीसियों को शरण देगा वह अंग्रेजों का विरोधी था। इसलिए लगातार वो शक की निगाह से फ्रांसीसी जो सेनापति थे इनके पास, उनके कारण मराठों को भी देखा करते थे और वो चाहते थे मराठों को समाप्त करना, क्योंकि वो अंग्रेजों की घोर शत्रु फ्रांसीसियों के साथ मिलकर कार्य कर रहे थे। मराठा सरदारों में परस्पर कलह के कारण अंग्रेजों को हस्तक्षेप का मौका मिला। पेशवा एवं मराठा सरदारों में परस्पर कलहपूर्ण स्थिति थी तथा मराठी सरदार सिंधिया एवं होलकर में प्रतिस्पर्धा थी कि वे मराठा संघ में अपनी स्थिति उच्चतर करना चाहते थे तथा एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी थे। कई अवसरों पर इनमें सामान्य संघर्ष के साथ कई अवसरों पर बड़े युद्ध भी हुए। होलकर ने 1802 में पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को बुरी तरह से परास्त कर दिया तथा राजधानी पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज इस कला से परिचित थे और इसका लाभ उठाने को उत्सुक भी थे और इसी समय पेशवा पराजित होने के बाद राज्य से बाहर निकला और अंग्रेजों की शरण में चला गया। इसी समय नाना फडणवीस की मृत्यु के पश्चात मराठा सरदारों में विवाद बढ़ता गया। पेशवा, सिंधिया एवं होलकर में तनाव बढ़ा। सिंधिया और पेशवा ने मिलकर होलकर के खिलाफ मोर्चा तैयार किया, किंतु 1802 के युद्ध में, जैसा मैंने चर्चा की, सिंधिया और पेशवा की संयुक्त सेना पराजित हुई। होलकर ने पेशवा की राजधानी पर कब्जा कर लिया। पेशवा ने भी इस तरह की गतिविधियां की थी कि होलकर के भाई की उसने हत्या करवा दी थी और उसी का बदला लेने के लिए ये आक्रमण किया गया था। जब होलकर ने पुनः पेशवा की राजधानी पर कब्जा कर लिया, राघोबा के दत्तक पुत्र अमृत राव के पुत्र विनायक राव को पेशवा घोषित कर दिया। भयभीत पेशवा पुणे से भागकर अंग्रेजों की शरण में पहुंचा और उसके साथ बेसिन की संधि कर ली 31 दिसंबर 1802 को। और यहीं से उसने मराठा देश या अपने देश को विदेशियों के पास बेचने का काम किया। बहुत निंदनीय कार्य उसके द्वारा किया गया था। बेसिन की संधि 31 दिसंबर 1802। पहली शर्त, बाजीराव और अंग्रेज कंपनी ने एक दूसरे के मित्रों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। दोनों एक दूसरे के मित्रों की सुरक्षा करेंगे। पेशवा के सहयोग के लिए 6000 पैदल सैनिक और तोपखाना भी अंग्रेजों ने देना स्वीकार किया तथा इस सेना को पेशवा की सीमाओं के भीतर रखने की व्यवस्था की गई। पेशवा के द्वारा सहायक सेना के व्यय हेतु 26 लाख रुपए वार्षिक आय की भूमि अंग्रेजों को देना स्वीकार किया गया। यह भी तय हुआ कि इस सेना के उपभोग के लिए आने वाली वस्तुओं पर पेशवा कोई कर उगाही नहीं करेगा। पेशवा इस बात हेतु भी वचनबद्ध हुआ कि वह किसी यूरोपियन अथवा अंग्रेजों के शत्रुओं को अपनी सीमा में निवास नहीं करने देगा। पेशवा के द्वारा सूरत से अपने अधिकार का त्याग किया गया।
पेशवा इस हेतु भी वचनबद्ध हुआ कि वह हैदराबाद के निजाम और गुजरात के गायकवाड़ से अपनी मतभेदों का निर्णय अंग्रेज़ों के माध्यम से ही करवाएगा। ये शर्तें थीं। इसके अलावा एक शर्त और थी कि उसने अंग्रेज़ों की सलाह के बिना किसी अन्य राज्य से मित्रता, संधि, पत्र व्यवहार या अन्य संबंध न रखने का वचन दिया। इस तरह से उसने अपनी पूरी विदेश नीति अंग्रेज़ों को सौंप दी, इसका यह अर्थ था। तो इस तरह से उसने बेसिन की संधि की और उसके बाद अंग्रेज़ों की सहायता प्राप्त की। अंग्रेज़ों की सैन्य सहायता उसे मिली। पेशवा के द्वारा संधि के पश्चात अंग्रेज़ों की सहायता प्राप्त हुई। 13 मई 1803 को आर्थर वेलेजली के संरक्षण में अंग्रेजी सेना की सहायता से पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सैनिक सहायता प्राप्त की। उस सेना के साथ वह पुणे में प्रवेश करता है। होलकर यहाँ से मालवा की ओर चला जाता है। पेशवा बाजीराव द्वितीय पदासीन हुआ, अधिकार उसको प्राप्त हुआ। किंतु प्रारंभ से ही पेशवा इस संधि से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि वह मराठा था। मराठा खून में निश्चित रूप से देशभक्ति अवश्य थी। उसने भोसले तथा सिंधिया से पत्र व्यवहार प्रारंभ किया अंग्रेज़ों के खिलाफ। दौलतराव सिंधिया और रघुजी भोसले पेशवा से सहमत हो गए अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए, परंतु होलकर ने साथ देने में सहमति नहीं दी। गायकवाड़ अंत तक तटस्थ बना रहा। उससे भी इसने प्रयास किया था, लेकिन गायकवाड़ एक तरह से अंग्रेज़ों का स्वामी भक्त हो गया था। यद्यपि वह तटस्थ था, न तो मराठों के खिलाफ कोई कार्य कर रहा था, न ही अंग्रेज़ों के खिलाफ। इस तरह से ये संधि करने के बाद ही पेशवा ने भोसले और सिंधिया को युद्ध के लिए राजी किया, अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए। युद्ध का आरंभ 1803 के अगस्त महीने में युद्ध आरंभ हुआ। अंग्रेज एक स्पष्ट योजना और नीति के अनुसार कार्य कर रहे थे। मराठों के पास इस प्रकार की कोई योजना नहीं थी। अंग्रेज़ों के द्वारा उत्तर और दक्षिण दोनों क्षेत्रों में युद्ध की योजना तैयार की गई। उत्तर की सेना का नेतृत्व जनरल लेक और दक्षिण का नेतृत्व आर्थर वेलेजली, जो लॉर्ड वेलेजली का भाई था, को सौंपा गया। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने गुजरात, बुंदेलखंड और उड़ीसा में भी युद्ध जारी रखने की योजना तैयार की। उनकी योजना थी कि मराठा सरदारों को परस्पर न मिलने दिया जाए तथा उन्हें अलग अलग युद्धों में परास्त किया जाए। इसके ठीक विपरीत मराठा सरदारों ने अपनी सेना को एक करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। सिंधिया का फ्रांसीसी सैन्य अधिकारी पेरन 1796 में यूरोप वापस चला गया। ऐन युद्ध के पहले वह बेईमान सैन्य अधिकारी था तथा अंग्रेज़ों से मिल गया था। सिंधिया की संपत्ति भी अपने साथ फ्रांस लेकर चला गया था। वह नेपोलियन का सहयोग करना चाहता था, लेकिन नेपोलियन जानता था कि यह गद्दार व्यक्ति है, उसको कोई भूमिका नहीं दी गई। वह अंग्रेज़ों से मिल गया था। यहाँ रहते हुए एक भारतीय स्त्री से उसने विवाह किया था। उसके एक पुत्र और एक पुत्री भी थे, उनको भी यहाँ छोड़ गया और अकूत संपत्ति यहाँ से लेकर चला गया। इस तरह से सिंधिया के साथ उसने धोखेदारी की थी। सिंधिया के अन्य सहयोगियों को भी धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने फोड़ना शुरू किया। एक एक करके उसके सहयोगी दूर होते गए। मराठों के द्वारा अपनी मराठों की पद्धति का भी त्याग कर दिया गया था और यूरोपीय पद्धति वो पूरी तरह से नहीं समझ पाए थे, नहीं सीख पाए थे। इस तरह से वो बीच में अटक गए थे और अंग्रेज़ों ने कूटनीतिक चालें चलनी शुरू की। लगातार गवर्नर जनरल के द्वारा सभी यूरोपियंस जो वहाँ पर थे उनको प्रलोभन दिया गया। उन्हें कहा गया कि आप ईसाई प्रजा हैं और आप हमारे पक्ष में आएँ, आपके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। समुचित इनाम भी उनको दिया गया। इस तरह से बहुत सारे यूरोपियन जो अधिकारी थे, यहाँ तक कि फ्रांसीसी, जैसे हमने देखा कि पीरेन भी चला आया, उसके पास नेतृत्व करने के लिए 2 लाख से ऊपर की सेना थी, किंतु उसने कोई भी अवरोध लेक के मार्ग में या सेनापतियों के मार्ग में उपस्थित नहीं किया और बिना एक भी गोली चलाए वह वहाँ से चंद्रनगर और होते हुए वापस वो फ्रांस की ओर निकल गया। जो उसकी भारतीय पत्नी थी उसको भी और बच्चों को भी वह छोड़कर चला गया। इस तरह से एक बेईमान किस्म का व्यक्ति था और उसने धोखे दी। अंग्रेजों की विजय। 12 अगस्त 1803 को आर्थर वेलेजली ने अहमदनगर पर अधिकार स्थापित कर लिया। 23 सितंबर को औरंगाबाद से 45 मील दूर असई के युद्ध में उसने सिंधिया और भोसले की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। 29 नवंबर को अरगांव के युद्ध में भोसले की सेनाओं की पुनः पराजय हुई और 15 दिसंबर 1803 ईस्वी को गाविलगढ़ के सुदृढ़ किले पर अंग्रेज़ों का अधिकार स्थापित हो गया। यहाँ भी उसने धोखे से चालबाजी का काम अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया था। किलेदार एक अंग्रेज था, उससे और अन्य व्यक्तियों से सहयोग लेकर यहाँ पर भी अधिकार किया गया था।
उत्तर भारत में जनरल लेक की सफलता 1803 में। जनरल लेक जो था उसने अलीगढ़ पर अधिकार हुआ उसका। सितंबर में दिल्ली पर अधिकार करके 83 वर्षीय अंधे मुगल बादशाह शाह आलम को अंग्रेजों के संरक्षण में ले लिया गया। उसने भरतपुर के जाट राजा से भी संधि करने में सफलता प्राप्त की और 18 अक्टूबर को आगरा पर अधिकार कर लिया। 1803 में उसने लासवारी के युद्ध में सिंधिया की सेना को बुरी तरह से परास्त किया और चंबल नदी के दक्षिण के सिंधिया के सभी प्रदेश अंग्रेजों के हाथ लगे या उस पर अधिकार हुआ। इसी प्रकार से उड़ीसा में भी अंग्रेज संघर्ष कर रहे थे। अंग्रेजों ने कटक पर अधिकार प्राप्त किया। उन्होंने गुजरात तथा बुंदेलखंड में भी सफलताएं प्राप्त की। इस प्रकार युद्ध आरंभ होने के 5 माह पश्चात ही अंग्रेजों ने 2 प्रमुख मराठा सरदारों सिंधिया और भोंसले को परास्त कर दिया और उन दोनों से पृथक पृथक संधियां अंग्रेजों के द्वारा की गईं। देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 को। यह संधि अंग्रेजों और मराठा सरदार रघुजी भोसले द्वितीय के बीच संपन्न हुई। पहली शर्त थी बालासोर, कटक और वर्धा नदी के पश्चिम का संपूर्ण क्षेत्र अंग्रेजों को प्राप्त हुआ। भोसले ने वचन दिया कि निजाम और पेशवा से अपने विवाद का निर्णय अंग्रेजों के माध्यम से ही करवाएगा। किसी भी यूरोपियन, अमेरिकन अथवा ऐसे राज्य से संबंधित व्यक्ति को जो अंग्रेजों का विरोधी हो, शत्रु हो, उनको अपने यहाँ रहने की अनुमति नहीं देगा। भोसले ने अपनी राजधानी नागपुर में एक अंग्रेज प्रतिनिधि या रेजिडेंट रखना स्वीकार किया। सबसे पहले रेजिडेंट एल्फिंस्टन को यहाँ बनाया गया था। उसके द्वारा बेसिन की संधि जो पेशवा ने की थी उसके लिए भी स्वीकृति दी या उसको स्वीकार कर लिया। इस तरह से भोसले ने सरेंडर किया, आत्मसमर्पण कर दिया और अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। सिंधिया ने भी इसी प्रकार से सुरजी अर्जुन गांव की संधि की। यह संधि मराठा सरदार दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच 30 दिसंबर 1803 को संपन्न हुई। सिंधिया के द्वारा गंगा तथा यमुना नदी के बीच की जो दोआब की भूमि कहलाती है, 2 नदियों के बीच बहुत उपजाऊ क्षेत्र था तथा इसके साथ जयपुर, जोधपुर और गोहद जो राज्य था उसके उत्तर की संपूर्ण भूमि अंग्रेजों को सौंप दी। सिंधिया के द्वारा अहमदनगर, भड़ोच, अजंता तथा गोदावरी नदी के मध्य की समस्त भूमि अंग्रेजों को दे दी गई। उसके द्वारा मुगल बादशाह, पेशवा, गायकवाड़ और निजाम से अपनी समस्त जो अधिकार उसके थे उन सभी अधिकारों को उसने वापस लिया। उसने वचन दिया कि किसी भी यूरोपियन, अमेरिकन या अंग्रेज के शत्रु राज्य के व्यक्ति को अंग्रेजों की बिना स्वीकृति या अनुमति के अपने राज्य में निवास नहीं करने देगा। अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना उसने स्वीकार किया। प्रथम अंग्रेज रेजिडेंट मेजर मॉलकम नियुक्त किया गया। सिंधिया के द्वारा भी बेसिन की संधि को स्वीकृति प्रदान की गई जो पेशा के द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई थी। बाद में चलकर सिंधिया से सहायक संधि की गई। 27 फरवरी 1804 को इस संधि के अनुसार वेलेजली ने सिंधिया की सीमा के समीप एक अंग्रेज सहायक सेना रखी। सिंधिया ने यह आश्वासन प्राप्त किया कि युद्ध के समय अंग्रेजों से सहायता प्राप्त कर सकेगा और आवश्यकता अनुसार अंग्रेजों को भी सहायता प्रदान करेगा। इस तरह से 2 मराठा सरदार पराजित हुए। पेशवा पहले ही उनकी ओर मिला हुआ था लेकिन अभी विरोधी था। आगे चलकर फिर इनके बीच संघर्ष होता है। इस तरह से 2 प्रमुख मराठा सरदारों को नतमस्तक करने में अंग्रेज सफल हुए। संक्षिप्त मूल्यांकन देख लेते हैं। अंग्रेजों ने द्वितीय मराठा युद्ध के द्वारा भोंसले एवं सिंधिया को पूर्णतः नियंत्रित कर लिया था। पेशवा पूर्व में ही बेसिन की संधि के द्वारा अपने पक्ष में किया जा चुका था, यद्यपि अब वह विरोधी हो रहा था। गायकवाड़ कूटनीति से तटस्थ किया जा चुका था, वह तटस्थ बना हुआ था, वह किसी के पक्ष में नहीं जा रहा था। न ही उसने मराठा सरदारों की मदद की थी और न ही अंग्रेजों की। इन परिस्थितियों में मराठों की मुख्य शक्ति के रूप में अब मात्र होलकर ही शेष रह गया था जिस पर अंग्रेजों को अधिकार करना शेष था। अतः द्वितीय मराठा युद्ध के परिणाम महत्वपूर्ण थे तथा अंग्रेजों का नियंत्रण अब मराठा शक्ति पर लगातार बढ़ता जा रहा था तथा एक एक कर मराठा सरदारों पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो रहा था। तो इस तरह से ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध था और इसके परिणाम बहुत दूरगामी हुए क्योंकि मराठा शक्ति
जो प्रमुख शक्ति इस समय भारत की थी, और वह इतनी शक्तिशाली थी कि सभी मराठा सरदार अगर मिलते तो आसानी से अंग्रेज़ों को परास्त कर सकते थे। किंतु इनमें एकता की कमी थी, और इनको एकता के सूत्र में बांधने वाले जो सरदार थे, नेता थे, जिनमें नाना फडणवीस प्रमुख थे, वो अब नहीं रहे थे। और इसी के कारण मराठा शक्ति अब बिखरने लगती थी। शक्तिशाली होते हुए भी एक न होने के कारण, आपसी फूट और आपसी विवाद के कारण मराठों ने स्वयं पेशवा के द्वारा अंग्रेज़ों को संधि करके अपने बीच हस्तक्षेप करने का मौका या अवसर प्रदान किया गया था। ये बड़ी त्रुटिपूर्ण और बहुत बड़ी त्रुटि थी, गलती थी, या एक तरह से कहा जाए देशद्रोह का काम पेशवा के द्वारा किया गया था। यद्यपि वह परिस्थिति उसे बाद में समझ में आई और आगे चलकर उसने भी अंग्रेज़ों से संघर्ष किया, लेकिन तब तक स्थितियाँ बदल चुकी थी। तो इस तरह से मराठों को एक सूत्र में बांधने वाले नेता अब नहीं रहे, और इसी कारण मराठों की शक्ति लगातार बिखरती चली गई और अंततः उनको अंग्रेज़ों के सामने नतमस्तक होना पड़ा। तो दो शक्तियाँ इस समय नतमस्तक हो चुकी थीं। पेशवा पहले ही नतमस्तक था। इस तरह से 3 मराठा सरदार अंग्रेज़ों के नियंत्रण में थे। अब मात्र होलकर और गायकवाड़, तो गायकवाड़ लगातार तटस्थ बना हुआ था।